हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस चैप्टर का आज हम जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी जो है पार्ट 1 में हम लोगों ने जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था यहाँ पे। तो आज ये जो पार्ट 2 है इसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी इस सीरीज के 7 चैप्टर जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स। तो ये 8वां चैप्टर जो है इसका जो है आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है इंडियन पॉलिटी के जितने भी चैप्टर्स है, हर चैप्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, चाहे वो आपके प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, दोनों की तैयारी के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पे कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इसमें हम लोग मेनली कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो अभी तक इंडियन पॉलिटी के जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, चारे चैप्टर्स को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले जो पार्ट है, पार्ट 1 में हम लोगों ने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल प्रिंसिपल्स। तो यहां पे गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है कि गांधी जी के जो विचार थे, उनकी जो यहां पे सोच थी, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम में अलग अलग देश के अलग अलग जगह पे वो जाया करते थे, तो अपनी विचारधारा जो है लोगों के सामने रखते थे कि कैसे हमें एक सादगी जीवन जो है व्यतीत करनी चाहिए, उच्च विचारधारा रखनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने लाइफ में फॉलो किए थे। तो उनके ड्रीम के हिसाब से एक स्वच्छ भारत, एक जो अच्छा भारत यहाँ पे बनाने के लिए जो भी उनके ड्रीम्स थे, तो उनकी यहाँ पे ड्रीम्स को जो है डीपीएसपी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो काफी सारे आर्टिकल जो है यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल्स में यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 में गांधी जी ने यह बोला था कि विलेज पंचायत जो है, ये विलेज पंचायत जो है उसको एस्टेब्लिश करनी चाहिए, और उसमें उनको जो है नेसेसरी जो है पावर्स और अथॉरिटी देनी चाहिए, ताकि एक सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे जो है फंक्शन किया जा सके। अभी देखिए यहाँ पे डीपीएसपी का जो ऑलरेडी फुल फॉर्म है यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट को जो है यहाँ पे डायरेक्शन दिए जाते हैं, ताकि यहाँ पे अलग अलग जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होते हैं, ये स्टेट के जो वेलफेयर हो, इकोनॉमिक, सोशल और जो पॉलिटिकल जस्टिस, सभी के लिए यहाँ पे इक्वल हो, स्टेट की वेलफेयर के लिए ये पॉलिसीज डिजाइन करे। तो ये भी जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो काफी सारे ऐसे पॉलिसीज अगर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के हिसाब से, अलग अलग जो अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि ग्राम स्वराज अभियान हो, मिशन अंत्योदय हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, ऐसे काफी सारे योजना इंप्लीमेंट किए गए हैं। तो देखिए डीपीएसपी के जब भी हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे जो भी योजना है या फिर स्कीम्स है उसको आप रिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अलग अलग जो डीपीएसपी के इंप्लीमेंटेशन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे साथ में साथ जितने हो सके थोड़ी सी योजना हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ज्यादा बढ़ती जाए। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल 43, तो आर्टिकल 43 में यहाँ पे क्या बोला गया है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है रूरल एरियाज पे स्टार्ट होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ब्रिटिश के टाइम में जो भी इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, इंडिया की इकोनॉमी को तबाह करके रखा था। तो बोला गया था कि गांधी जी के द्वारा जो रिवाइव करनी चाहिए इकोनॉमी को, उसके लिए यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पे बननी चाहिए, आत्मनिर्भर भारत बननी चाहिए, वहां पे मेंशन किए गए थे। तो यहाँ पे आर्टिकल 43 में जो है इसके हिसाब से जो अगर बात करेंगे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हो, अलग अलग यहाँ पे जो कमीशन है यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 43 बी। तो आर्टिकल 43 बी में क्या बोला गया है, वॉलेंटरी
फॉर्मेशन को प्रमोट करना, ऑटोनोमस फंक्शन को प्रमोट करना, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रोल को होना कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक गांव में एक तालाब है और उसके आसपास में जितने भी फैमिलीज है, ये फैमिली इस तालाब के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या किया कि उन्होंने मिलके अपने रोल्स को यहाँ पे डिवाइड कर लिया कि कुछ यहाँ पे जो फैमिली के लोग हैं यहाँ पे ये तालाब में जो है फिशिंग करेंगे, कुछ लोग जो है यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे देखभाल करेंगे, तालाब की यहाँ पे चौकीदारी करेंगे, कोई यहाँ पे तालाब को नुकसान ना पहुंचाए। कुछ लोग यहाँ पे जो है ये जो फिश मार्केट जो है उसकी देख रेख करेंगे, यहाँ पे फिश मार्केट को कैसे सेलिंग करेंगे यहाँ पे। कुछ लोग जो है यहाँ पे जो पैसे आते हैं बैंकिंग के साइड में देखते हैं। तो अलग अलग आपस में उन्होंने क्या किया, वॉलेंटरली फॉर्मेशन कर लिया है, एक यहाँ पे सिस्टम फॉर्मेशन कर लिया है। देन यहाँ पे उसकी फंक्शनिंग यहाँ पे कर लिया है, एक डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पे कंट्रोल को रखा गया है और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स निकाले हैं। स्टार्टअप्स इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हो गई यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, ऐसे भी काफी जो इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने ऐसे लिए हुए हैं। आर्टिकल 46 क्या बोलता है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अलग अलग वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है बोला गया है कि एजुकेशनल उन लोग को एडवांटेज मिलनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हो, यहाँ पे कॉलेजेस हो, तो यहाँ पे SC ST या फिर अलग अलग लोगों को यहाँ पे जो है एक उन लोग को एक रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पे। या फिर कभी कभी ऐसे भी आपने देखा होगा कि कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज में जो भी यहाँ पे SC ST या बैकवर्ड क्लासेस के जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उन लोग को यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। तो ये देखिए कोई ऐसा यहाँ पे एक रूल नहीं बना के रखा है कि सपोज मध्य प्रदेश ने यहाँ पे जो है SC ST को यहाँ पे स्कॉलरशिप दे दिया है यूनिवर्सिटीज में तो उड़ीसा में भी मिलेगी, तो इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट्स को लगेगी कि हम लोग को देनी चाहिए यहाँ पे, उन लोग दे सकते हैं। तो ऐसे जो है यहाँ पे प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं, या फिर हॉस्टल्स में भी यहाँ पे जो है अलग अलग यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते हैं यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे उनकी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया है ताकि उनके साथ सोशल इनजस्टिस या एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 में यहां पे बोला गया है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या फिर ड्रग्स जो है यहां पे उनको जो है प्रोहिबिट करनी चाहिए। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है बैनिंग करती है। यहां पे अगर बात करेंगे हम काफी सारे स्टेट जैसे बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, लक्षद्वीप, तो यहां पे अल्कोहल कंप्लीटली बैंड है। लेकिन गवर्नमेंट पूरे इंडिया में अल्कोहल को बैन नहीं कर सकती है। तो एक चीज देखिए यहां पे कि एक तो है कि यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी जो अल्कोहल पे काफी ज्यादा लगाई जाती है तो उससे जो है गवर्नमेंट को काफी पैसे मिलते हैं यहाँ पे, ये एक बात है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसे भी कुछ रूल्स बनाती है कि कोई भी हार्मफुल ड्रग्स हो यहाँ पे उसको यहाँ पे प्रोहिबिट करेंगे ताकि यहाँ पे लोग जो है ड्रग्स को कंज्यूम करके उसके हैबिटेट बन के यहाँ पे सोसाइटी को कुछ इफेक्ट ना करे। तो गवर्नमेंट उसके लिए बहुत ही केयरफुली इसको मॉनिटर करती रहती है। आर्टिकल 48 में क्या बोला है यहाँ पे, स्लैटर ऑफ काउस यानी कि जो गौ हत्या। तो गौ हत्या के यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है काफी सारे यहाँ पे प्रिवेंशन लिए रखा है। लेकिन इसमें एक चीज देखिए, हिंदू धर्म में अगर देखेंगे कि गौ हत्या जो है ये एक पाप है, इसको जो है एक धर्म के हिसाब से माना गया है। लेकिन अगर मुस्लिम कम्युनिटी में देखेंगे तो यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइसेस को हम लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है इसको कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है काफी सारे अलग अलग स्टेट्स ने यहाँ पे अलग अलग रूल्स निकाले हुए हैं यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे जो है गौ हत्या, अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंजेस किए हुए हैं कि बहुत ज्यादा नहीं किए जा सकते हैं। कुछ यहाँ पे इफेक्टिव रूल्स बना के रखा है। और यहाँ पे अगर ब्रीड को इंप्रूव करने की बात हो तो अलग अलग यहाँ पे आयोग जैसे कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, तो ये सब भी इंक्लूड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिबरल प्रिंसिपल्स। तो लिबरल प्रिंसिपल्स क्या है कि काफी सारे वेस्टर्न कंट्रीज अपने कुछ यहाँ पे सोसाइटी में कुछ प्रिंसिपल्स जो है अप्लाई करते हैं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लिबरल सोसाइटी, ताकि उस सोसाइटी जो है आगे बढ़ सके। तो उसको कुछ प्रिंसिपल्स को जो है यहाँ पे जो है डीपीएसपी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये लिबरल प्रिंसिपल्स को कभी कभी इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी भी बोला जाता है। तो इनमें जो आर्टिकल्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करेंगे आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 में यहाँ पे बोला गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। अभी भला यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग रेस हो, अलग अलग यहाँ पे रिलीजियन हो,
कास्ट हो, तो उनके कुछ कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं। तो अलग अलग मान लीजिए कि यहाँ पे हिंदू धर्म के कुछ प्रैक्टिसेस है, मुस्लिम धर्म के कुछ प्रैक्टिसेस है, और अलग अलग क्लास के यहाँ पे अलग अलग प्रैक्टिसेस है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बात दिया कि जो मुस्लिम धर्म में जो है यहाँ पे गौ हत्या जो है एनिमल सेक्रीफाइसेस माना जाता है, हिंदू धर्म में ये माना नहीं जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एक बोला गया है होनी चाहिए, लेकिन इसको जो है हार्ड एंड फास्ट तरीके से अप्लाई नहीं किए जा सकते। लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे जो है, अगर बात करेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला था, एक बहुत ही समझदारी डिसीजन दिया था 2018 में, कि अलग अलग जो भी पर्सनल लॉज है, रिलीजन के हिसाब से जो पर्सनल लॉज है उनको यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यहाँ पे ये सब जो है बहुत ही हार्ड एंड फास्ट तरीके से अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर बात करेंगे यहाँ पे ट्रिपल तलाक, ये जो है ट्रिपल तलाक एक्ट जो है, ट्रिपल तलाक एक्ट को भी बैन कर दिया। यहाँ पे पॉलीगेमी जो मुस्लिम प्रैक्टिसेस में होती है, यहाँ पे इसमें भी काफी रेस्ट्रिक्शंस है। तो यहाँ पे सोसाइटी को एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इमीडिएटली तो अप्लाई नहीं किए जा सकते, लेकिन ग्रेजुअली जो भी सोसाइटी के अलग अलग कम्युनिटी है उनकी जो पर्सनल प्रैक्टिसेस है उनको जो है यूनिफॉर्म बनाया जा सकते हैं। तो यहाँ पे यही कोशिश की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 में क्या बोला गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर या फिर एजुकेशन जो है चिल्ड्रन को मिलनी चाहिए, ताकि यहाँ पे 6 इयर्स तक उनकी यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो ये देखिए, इसके बारे में जो है 86th अमेंडमेंट जो है 2002 में जो स्टार्ट किए गए थे, वहां पे क्या गया था कि अगर आपने फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन जो है 6 साल से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इकोनॉमिकली एडवांस बनती गई, तो क्या हो गया, यहाँ पे एजुकेशन तो यहाँ पे मिलनी चाहिए, डीपीएसपी में इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में जो है इसको जो है एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। यानी कि अभी कोई स्टूडेंट जो है यहाँ पे, बच्चा जो है यहाँ पे 6 साल के से अगर 14 साल तक होगा, तो वो क्लेम कर सकता है कि उनको जो है फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है डीपीएसपी में भी इसको इंक्लूड करने के लिए अलग अलग यहाँ पे स्कीम्स या पॉलिसीज अप्लाई किए हैं। यहाँ पे जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया, यहाँ पे मिड डे मील स्कीम हो गई, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गई, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ऐसे काफी सारे यहाँ पे स्कीम्स गवर्नमेंट इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 में क्या बोला गया है कि एग्रीकल्चर हो या फिर एनिमल हस्बेंड्री में मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस यहाँ पे इंक्लूड करनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर में अगर बात करेंगे, यहाँ पे काफी सारे नए इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने अप्लाई किया गया है, जैसे कि ई नैम हो गया, यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो गया यहाँ पे। देन अगर बात करेंगे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई, कुसुम स्कीम हो गई यहाँ पे। देन अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री विकास योजना हो गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई। तो नई एंड मॉडर्न टेक्निक यहाँ पे एग्रीकल्चर में प्रमोट किए गए हैं। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री में नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन हो गई, ई गोकुल ऐप हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे हो गया, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल हो गए। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे यहाँ पे जो है पब्लिक जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स है होती है, जहाँ पे ट्रीटमेंट जो है बहुत ही कम पैसों में यहाँ पे जो है जानवरों की ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। अलग अलग ब्रीडिंग सेंटर जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए गए हैं, यहाँ पे काफी सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किए गए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरी सेक्टर्स में अगर बात करेंगे मत्स्य संपदा योजना, ये सब इंक्लूड किए गए हैं। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए गए हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि गवर्नमेंट ने डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आर्टिकल 48A, तो आर्टिकल 48 में क्या बोला गया है कि एनवायरमेंट और जो फॉरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट और इंप्रूव करनी चाहिए। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफी सारे यहाँ पे एक्ट निकाले, हजारों एक्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हो गई, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट जो SC ST लोगों के लिए, यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया हो गई, नगर वन उद्यान हो गया। बहुत सारे यहाँ पे, चाहे वो सेंट्रल के हो या फिर स्टेट के हो, अलग अलग काफी सारे यहाँ पे जो है एक्ट बनाया गया है, ताकि स्टेट यहाँ पे जो फॉरेस्ट है या फिर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे जो है इंक्लूड किए जा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आर्टिकल 49, तो आर्टिकल 49 में यहाँ पे क्या बोला गया है, जो मॉन्यूमेंट्स है, प्लेसेस है या फिर आर्टिस्टिक और हिस्ट्रिक इंटरेस्ट से रिलेटेड, उनको नेशनल इंपोर्टेंस का यहाँ पे दर्जा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो भी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी सारे यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ
यहाँ पे कल्चर के हिसाब से यहाँ पे काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट ने। यहाँ पे लोगों के बीच में यहाँ पे जो है इनिशिएटिव बढ़ाने के लिए काफी सारे गवर्नमेंट काम करती रहती है। तो ये सब जो है मोनूमेंट जो होती है, प्लेसेस जो होती है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये देखती है, तो अलग अलग ऐसे काफी सारे जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है ताकि ऐसे चीजों को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 में यहां पे बोला गया है कि पब्लिक सर्विसेज में जुडिशियरी जो है या फिर एग्जीक्यूटिव रोल जो है यहां पे सेपरेट होनी चाहिए। तो यहां पे एग्जीक्यूटिव रोल अगर बात करेंगे, यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनकी रोल यहां पे कंप्लीट डिफरेंट है, या फिर जुडिशियल के बात करेंगे जो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनकी रोल कंप्लीटली अलग होती है। एग्जीक्यूटिव की सारी चीजें यहां पे कलेक्टर्स यहां पे देखते हैं, मजिस्ट्रेट यहां पे अलग चीज देखते हैं, यहां पे सबका यहां पे अलग अलग रोल है, दोनों को मिक्स नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 51 में यहां पे क्या बोला था कि यहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए, तो इंटरनेशनल यहां पे पीस और सिक्योरिटी के लिए यहां पे इंडिया जो है यूएन या फिर अलग अलग हजारों ऐसे संस्थाओं के साथ यहां पे जो है उसके साथ इंडिया जो है मेंबर है। अलग अलग यहाँ पे बायलेटरल रिलेशंस हो, यहाँ पे मल्टीलेटरल रिलेशंस हो, यहाँ पे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो अलग अलग देशों के साथ, इंडिया उसको मेंटेन करते हैं। इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए हो, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को मेंटेन करने के लिए काफी इंडिया ने इनिशिएटिव लिए गए हैं, चाहे वो नेबरहुड पॉलिसीज हो या फिर इंडिया अलग अलग जो देशों को जो भी लाइन ऑफ क्रेडिट देती है, यहाँ पे रशिया को देती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के हिसाब से इंडिया ने अलग अलग जगहों पे काफी प्रोजेक्ट जो है उसमें इन्वेस्ट किए गए हैं यहाँ पे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को यहाँ पे जो है इंप्रूव करने के लिए, उसके अलग अलग कंट्रीज के साथ रिलेशंस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 51 में मेंशन किया गया है। तो देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे तीन प्रिंसिपल्स जो है यहाँ पे सोशलिस्ट, गांधीयन और यहाँ पे लिबरल, तीनों में जितने भी आर्टिकल जो है यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे, कुछ कुछ आर्टिकल्स आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे, वो जो है दोनों ही, सपोज सोशलिज्म में भी है, गांधीयन में भी है, कुछ गांधीयन में भी है, लिबरल में भी है, लेकिन इसको जो है अलग अलग टाइप से यहाँ पे डिवाइड करके इंक्लूड किए गए हैं। तो मेन यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्टिव है, रटना नहीं है, यहाँ पे आपको समझना है, और जब आप समझ जाएंगे तब वैसे भी आपकी मेमोरी में आप जब रिवाइज करते रहोगे ये मेमोरी में आती जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, अभी ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, काफी सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है यहां पे ऐड भी किए गए हैं। तो अगर बात करेंगे 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट, इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो यहां पे आर्टिकल 39 जो है, जो हेल्दी डेवलपमेंट, जो न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस को मिलनी चाहिए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में जो था यहाँ पे ये ऐड किया गया था डीपीएसपी में। 39A जो है यहाँ पे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में जो था ये ऐड किया गया था यहाँ पे। आर्टिकल 43A जो है यहाँ पे वर्कर्स की जो पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में होनी चाहिए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में जो था ये ऐड किया गया था यहाँ पे। आर्टिकल 48 जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो है यहाँ पे लिबरल प्रिंसिपल्स में अभी जस्ट पढ़ा, यहाँ पे एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट को करनी चाहिए, ये जो है यहाँ पे आर्टिकल 48 में ऐड किया गया था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज देखिए, जब भी आपको मेंस में कुछ सब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन मिले, चाहे वो ऐसे हो यहाँ पे या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले, ऐसे पॉइंट अगर आप नोट करेंगे यहाँ पे, फिर योजना जो इंक्लूड है, ये योजना अगर आप लोग स्कीम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पे कोट करेंगे तो आपके आंसर्स और भी मैच्योर्ड होंगे और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 38 जो है 44 अमेंडमेंट जो है 1978 में ऐड किया गया था आर्टिकल 38 को, जो यहाँ पे बोला गया है सोशलिस्ट प्रिंसिपल में इनइक्वलिटीज को जो है यहाँ पे मिनिमाइज करनी चाहिए, यहाँ पे स्टेटस, फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे इक्वल करनी चाहिए। तो इसके बारे में भी आर्टिकल 38 जो है यहाँ पे 78 का जो अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट इसमें इंक्लूड किया गया था। तो ऑलरेडी जैसे कि मेंशन किया कि 2002 का जो 86 अमेंडमेंट है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल 45 जो है यहाँ पे इसको एक फंडामेंटल राइट बना के 21A में राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन यहाँ पे 6 साल के लिए 14 साल, 6 साल से 14 साल के जो बच्चों के लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे। 2011 में जो 97th अमेंडमेंट एक्ट है 43B जो है यहाँ पे, जो हम लोगों ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, तो इसमें जो है वॉलेंटरी फॉर्मेशन जो गांधीयन प्रिंसिपल्स में मेंशन किया गया है, ये ऑटोनोमस फंक्शनिंग होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो, यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड ये इंक्लूड किए गए। तो ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स जो देखिए यहाँ पे आपके प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं या फिर मेंस में आप खुद इसे कोट कर सकते हैं, तब एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपने यहाँ पे कंप्लीटली इसकी स्टडी किया है, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट क्लियर है। तो इस पार्ट में बस इतना ही, जो भी बुक्स मैंने रेफर किया है
इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, अभी तो नई 6th एडिशन आ गई है। तो ये बुक जो है एक बाइबल है इंडियन पॉलिटी की। कोई भी जो सिविल सर्वेंट होगी उनके स्टडी टेबल में आपको इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत डेफिनेटली मिलेगी। देन इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की जो ऑब्जेक्टिव की भी एक बुक है, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बेस्ट बुक है। देन अगर बात करें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो मैक बुक है अरिहन की, ये बुक भी आप देख सकते हैं, रिवीजन पर्पज के लिए हो या छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ पे बहुत डिटेल्स में दिए हुए हैं। फिर अगर बात करेंगे मेंस में, अगर आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ चीजें अगर डिटेल में जाननी हो यहाँ पे, तो दुर्गादास बसु की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल्स में जानने के लिए यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जितना मर्जी आपको अच्छे से अच्छा नोट्स मिल जाए, स्टैंडर्ड बुक्स का कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होता। इन सभी बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफी डिस्काउंट भी मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट को दिए गए हैं, स्टेट ने उसमें से कौन सी इंप्लीमेंट किए गए हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके जो क्रिटिसिज्म है यहाँ पे, अलग अलग जो सैंक्शंस है यहाँ पे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।